कभी कभी आज़ादी का असली मतलब हमें किताबों के पन्नों में मिलता है। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरने वाले हैं। कुछ ऐसी किरदारों से मिलेंगे जो हमें इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल। अक्सर होता यह है कि जो संघर्ष और उम्मीद की सबसे गहरी कहानियां होती हैं ना, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी स्टडी गाइड के पन्नों में ही छुपी होती हैं। तो सवाल यही है, आज़ादी का असली मतलब है क्या? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ ऐसे किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, उनकी जिंदगियां एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। हमें जवाब मिलेंगे एक ऐसे बच्चे की कहानी में जो कचरे के ढेर में सोना खोजता है, उन किसानों की कहानियों में जो अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे थे, और एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी में जो अपनी भाषा का आखिरी पाठ पढ़ रहा था। अब सोचिए ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है। इनकी शुरुआत एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होती है जहां ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया ही लोगों को दबाकर रखने के लिए बनी है। जैसे सीमापुरी और फिरोजाबाद के बच्चों को ही देख लीजिए। उनके लिए गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, नहीं, ये तो एक परंपरा बन चुकी है। एक ऐसी स्थायी स्थिति जिसमें वो पैदा होते हैं, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री में तो ये जाल और भी मजबूत है। वहां साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, नेता सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जो मजदूरों का शोषण करता है। और यह सिलसिला एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल चंपारण में भी था। वहां गरीब किसानों को अंग्रेज जमींदारों ने अपने जाल में फंसाया हुआ था। नियम यह था कि उन्हें अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाना पड़ता था और फिर पूरी की पूरी फसल किराए के तौर पर देनी पड़ती थी। जरा सोचिए। अब देखिए, अल्सेज और लोरेन में ये जाल थोड़ा अलग था। ये कल्चरल था। बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। वहां के फ्रेंच लोगों के लिए ये किसी कैद से कम नहीं था। अपनी ही भाषा, अपनी पहचान खो देने का डर। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है कि इतने मुश्किल, इतने दमनकारी माहौल में भी उम्मीद की एक चिंगारी सुलगती है। और वो चिंगारी है एक सपना। एक सपना जो अपने आप में एक विद्रोह बन जाता है। और ये सपने भी अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ सोफी है जो अपनी कल्पना की दुनिया में खोई रहती है, बड़े बड़े ख्वाब देखती है। और दूसरी तरफ है मुकेश, जिसका सपना बहुत ही सीधा और जमीनी है। मुकेश कहता है, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। अब सुनने में यह बहुत आम बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, एक ऐसे शहर में जहां हर परिवार चूड़ियां बनाने के लिए ही बना है, जहां यही उनकी नियति है, वहां एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखना अपने आप में एक छोटा सा विद्रोह है। यहां तक कि कूड़ा बीनने वाले साहिब की आंखों में भी एक सपना था। वो लड़कों को टेनिस खेलते देखता था, फेंके हुए जूते पहनकर खुश होता था। ये उस दुनिया से जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश थी जो कचरे के ढेर से बहुत दूर थी। हाँ, ये बात और है कि बाद में वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है और अपनी वो बेफिक्री खो देता है। पर वो सपना, वो उसकी हिम्मत का सबूत तो था ही। तो सपना देखना पहला कदम है, लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है पहचान की लड़ाई की तरफ। एक लड़ाई जो भाषा के लिए लड़ी गई और दूसरी जमीन के लिए। द लास्ट लेसन में टीचर एम हैमिल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है ना, तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। मतलब भाषा ही पहचान है और पहचान ही आज़ादी की पहली सीढ़ी। तो एक चाबी हुई भाषा, और दूसरी चाबी वो हमें चंपारण की कहानी में मिलती है। ये चाबी थी एकता और हिम्मत की। चंपारण में गांधी जी का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। सबसे पहले उन्होंने सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए, फिर किसानों को एकजुट किया और सबसे जरूरी बात, उन्हें हिम्मत और आत्मनिर्भरता सिखाई। ये लड़ाई जमीन से ज्यादा किसानों के डर को खत्म करने की थी। ये उनके लिए साहस का पहला सबक था। तो अब जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें हिम्मत और साहस पर कुछ बहुत ही जरूरी सबक मिलते हैं। देखिए, हमें क्या क्या सीखने को मिलता है।
मुकेश से हम सीखते हैं कि जो रास्ता दुनिया ने तय किया है उससे अलग सपना देखने की हिम्मत होनी चाहिए। फ्रांस से हम सीखते हैं कि किसी चीज की असली कीमत उसे खोने के डर से समझ आती है। राजकुमार शुक्ला की जिद हमें सिखाती है कि एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। और चंपारण के किसान, वो हमें डर को हराकर आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। सबक साफ है, हिम्मत की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। और चंपारण की घटना सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद गांधी जी की जिंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने ये सिखाया कि डर से आज़ादी मिलना कानूनी जीत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। असली बदलाव तब आता है जब लोग अपनी ताकत और अपने अधिकारों पर यकीन करना सीख जाते हैं। तो आखिर में इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? यही कि आज़ादी सिर्फ बाहरी जंजीरों को तोड़ने का नाम नहीं है। असली आज़ादी तो डर और निराशा की भीतरी जंजीरों को तोड़ने में है। तो सवाल यही उठता है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हैं?